सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 3 ऑफ पार्लियामेंट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम टोटली अभी तक देखें 1979 से अभी तक, तो एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा की बात नहीं की जाती है। उसके अंदर जितने भी डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लाइक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभी के बारे में बात करी गई है। और यहीं तक नहीं, बजट भी इसी के अंदर जो है वो हमारा आता है। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आए। तो इस चैप्टर को पढ़ने से हमारा ROI जो है वो ज़्यादा रहता है। वहीं अगर हम इतना ही टाइम अगर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को रखने में लगाएंगे तो शायद ROI जो है वो इतना नहीं रहेगा। तो इसी वजह से ये चैप्टर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हमारा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे और क्या डिफरेंट इलेक्शन सिस्टम जो है वो हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उसके बाद हमने देखा कि कैसे डिफरेंट क्वालिटीज़ जो है वो डिसाइड करती हैं कि क्वालिफ़िकेशन होगी या डिसक्वालिफ़िकेशन होगी पर्टिकुलर कैंडिडेट की। और ये पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशंस हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। पार्लियामेंट के अंदर मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट लाया गया है और उसके द्वारा ही क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिसाइड करी गई है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि जब कोई इलेक्ट हो जाता है तो उसको कैसे ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। देन सैलरी एंड अलाउंसेस बताई हमने। फिर हमने बताया कि जो जो भी इनको प्रिसाइड करता है उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कैसे उन्हें इलेक्ट किया जाता है, क्या उनकी पावर्स होती हैं, डिप्टी स्पीकर हमारे किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस है ये कैसे इवॉल्व जो है वो हुआ है, ठीक है, ओवर द टाइम फ्रॉम द पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल टिल दिस डेमोक्रेटिक रूल। ये पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कंसेप्ट है ये हमारा 1921 के अंदर जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। और 1921 के अंदर ये ओरिजिनेट क्यों हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसके लिए एक प्रोविज़न जो है वो रखा गया था कि जो भी हमारी असेंबली होगी उसको कोई ना कोई जो है वो प्रिसाइड किया करेगा। तो इससे पहले अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रिसाइड करते थे। जब कॉलोनियल रूल था हमारा उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रिसाइड करते थे। और उनको जब ये प्रिसाइड करते थे तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली जो है वो बोला जाता था और उनके अंडर एक डिप्टी प्रेसिडेंट भी जो है वो होते थे। तो ये पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की नेम्स हैं, प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट, इस पर्टिकुलर नेम को हमने 1947 तक जो है वो यूज़ किया। यानी कि 1947 तक भी हम उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं बुलाते थे। तो अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है, तो शायद आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। और क्योंकि काफ़ी बारी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, जो अभी हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन थे। अब जो सबसे पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो 1921 के अंदर जो है वो अपॉइंट किए गए थे। अब उनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन थे। प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फ्रेडरिक वाइट थे और डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों थे ये अपॉइंट करे गए थे, ये इलेक्ट नहीं करे गए थे। इनको अपॉइंट किया गया था बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों को अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। और 1919 से प्रायर जो लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड करता था वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद इस पर्टिकुलर ऑफिस को दूसरे पर्सन को जो है वो अपॉइंट किया गया और उस पर्टिकुलर पर्सन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही जो है वो अपॉइंट करते थे। देन नेक्स्ट 1925 के अंदर क्या चेंज आया, 1925 के अंदर पहले इलेक्टेड स्पीकर जो है उनको चूज़ मतलब लेके आया गया।
अभी तक हम उनको अपॉइंट कर रहे थे, यानी कि विदाउट इलेक्शन जो है वो उनको नॉमिनेट किया जा रहा था, लेकिन अब उनको इलेक्ट किया गया, यानी कि सभी की मेजॉरिटी सपोर्ट के द्वारा उनको इलेक्ट करके लाया गया। तो वो कौन थे जो कि पहले इलेक्टेड स्पीकर बने? तो वो इंडियन थे, दैट इज़ दी विठल भाई पटेल, और वो 1925 के अंदर जो है वो लाए गए थे। देन इसके अंदर क्या चेंज आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो इस पर्टिकुलर नेम्स को जो है वो चेंज कर देता है। प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट की बजाय स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो लेके आता है। लेकिन ये पर्टिकुलर नेम्स जो हैं वो हम 1947 तक भी जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, और इनको हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो यूज़ करना चालू करते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कौन बने? तो यही हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी आया था कि कौन थे हमारे फर्स्ट स्पीकर? तो दैट इज़ दी जीवी मावलंकर, ठीक है। और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे हमारे? अनंत सयनाम अयंगर, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करनी चालू करी थी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी स्पीकर जो है वो बने थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए असेंबली ऑर्गेनाइज करी गई थी उसके भी स्पीकर जो है वो जीवी मावलंकर थे। और ये इन्होंने ऑफिस जो है वो 10 ईयर्स तक हेल्ड किया, 1946 से 1956 तक। तो ये पर्टिकुलरली इवोल्यूशन जो है वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का हमें याद रखना है। पहले हम प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट टर्म्स यूज़ करते थे, एंड देन 1947 के बाद हमने डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर टर्म्स यूज़ करी। लेकिन ये जो चेंज आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लाया गया था, लेकिन हमने उसको यूज़ जो है वो नहीं किया था। और इससे पहले कौन प्रिसाइड करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रिसाइड करते थे। देन नेक्स्ट क्या आता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमारा एक पर्टिकुलरली पैनल होता है, किसका? लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर का। मतलब अगर स्पीकर जो है या फिर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो उस ऑफिस को प्रिसाइड करने में असक्षम है, यानी कि अभी वो उस पर्टिकुलर ऑफिस से एब्सेंट है किसी वजह से, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, तो उस टाइम पे एक चेयरपर्सन का पैनल होता है 10 लोगों का। उन पैनल में से उस पर्टिकुलर ऑफिस को जो है वो प्रिसाइड किया जाता है। ये जो पैनल है ये अगर पोजीशन वैकेंट है, वैकेंट का मतलब है कि अभी तक कोई अपॉइंट ही नहीं किया गया है, या फिर अपॉइंट किया गया था और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो तब वो पोजीशन वैकेंट मानी जाती है। एब्सेंट का मतलब है कि आज हमने छुट्टी ले ली, हम बीमार थे और आज हमने छुट्टी ले ली और इसी वजह से हम अपनी पोजीशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त पैनल जो है वो उसमें से एक पर्सन जो है वो उसको प्रिसाइड करेगा। वैकेंसी के टाइम पे ये पैनल जो है वो प्रिसाइड नहीं करेगा। तो ये एक ट्रैप पॉइंट जो है वो हो सकता है, जो कि प्रीलिम्स की स्टेटमेंट में इजीली एग्जामिनर बना सकते हैं कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो वैकेंसी पोजीशन में भी जो है वो उसको चेयर कर सकते हैं, तो दैट विल बी द रॉन्ग। तो इस केस के अंदर अगर वो पोजीशन वैकेंट होती है तो उसमें कोई भी पर्सन जो है, जो भी उसको प्रिसाइड करेगा, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम दी लोकसभा मेंबर, कि आप जाके जो है वो उसको प्रिसाइड करें। उस टाइम पे पैनल के द्वारा जो है वो उसको प्रिसाइड नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है कि ये जो चेयरपर्सन का पैनल होता है जिनके द्वारा वो प्रिसाइड किया जाएगा, इनकी पावर्स जो है वो स्पीकर के साथ ही सेम रहती है। और ये जो पैनल है जो 10 लोगों का बनाया जाएगा वो स्पीकर या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनके द्वारा ही कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है। देन आता है कि जो पर्टिकुलरली पैनल का प्रोविज़न है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसका कोई भी जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया है, और 10 से ज़्यादा मेंबर्स जो है वो इस पैनल के अंदर नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 10 या 10 से कम जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इसका जो प्रोविज़न है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अभी प्रोटेम स्पीकर होते कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो पर्सन है जो कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा असेंबली को प्रिसाइड करेंगे, वो होते हैं हमारे प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर है उनको कौन अपॉइंट करेगा?
ये अपॉइंटमेंट के थ्रू आएंगे, इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और यूजुअली जो भी उन लोकसभा मेंबर्स में से सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट का मतलब है कि वो बहुत बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रह चुके हैं, तो उन पर्टिकुलर पर्सन को हम सीनियर मोस्ट जो है वो मानते हैं। तो यूजुअली सीनियर मोस्ट पर्सन को जो है वो प्रोटेम स्पीकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और लोकसभा मेंबर्स में से ही जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट जो है वो किया जाता है। अब इनको ओथ भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑफिस को संभाल सके, तो वो ओथ जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड की जाती है। इन पर्टिकुलर प्रोटेम स्पीकर को सारी पावर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑफिस को उस टाइम के लिए संभाल सके। और ये फर्स्ट मीटिंग जो है वो प्रेसाइड करते हैं, और जो भी ओथ है, जो कि अभी नए मेंबर बन के आ रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, उनको ये ओथ जो है वो दिलाते हैं। और ये जो प्रोटेम स्पीकर का ऑफिस है ये टेम्प्रेरी ऑफिस है, क्योंकि बाद में हम उसको इलेक्ट ही करेंगे, तो तब तक ये टेम्प्रेरी रहते हैं। और इसके द्वारा हाउस को इनेबल किया जाता है कि वो न्यू स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर सके, ताकि नया स्पीकर जो है वो इलेक्ट हो सके। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में पता ही है कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो रहते हैं। जब भी प्रेसिडेंट जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो एकदम से वैकेंट हो जाती है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनके ऑफिस को संभालते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होता। तो उस केस के अंदर जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो तब ये राज्यसभा के जो ऑफिस है उसको प्रिसाइड नहीं करते हैं, और उस टाइम पे उनको जो भी प्रेसिडेंट की सैलरी एंड अलाउंसेस हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया गया है। तो शायद ये इस साल थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो रिमूवल नहीं था, उन्होंने रिज़ाइन किया था, तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जो है उसके ऊपर चार्ज की जाती है, और क्योंकि ये चार्ज अपॉन है तो इसको वोट के लिए जो है वो नहीं रखा जाता। देन नेक्स्ट क्या आता है कि जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो सेम हैं जस्ट लाइक दी लोकसभा स्पीकर। बस लोकसभा स्पीकर के पास, तुम्हारे पास दो एक्स्ट्रा पावर जो है वो उनको दी गई है कि उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कोई बिल मनेबल होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा जो लोकसभा स्पीकर है वो हमारे जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो उसको प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं जो कि राज्यसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो चेयरमैन है ये हमारे राज्यसभा के मेंबर जो है वो नहीं होते हैं, अनलाइक दी presiding officer of the Lok Sabha, who is also the member of the House. But the Rajya Sabha chairman is not the member of the House, and they have only the casting vote when there is a tie between the two. Uh, when there is a tie between the two viewpoint on the law, ठीक है। तो उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कास्टिंग वोट जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो ये सेक्रेटरीट जो है वो इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि पार्लियामेंट की जो भी फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो सके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। हर एक हाउस का अपना खुद का एक सेक्रेटरीट होता है। जैसे कि हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जैसे लोकसभा हो रही होती है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर बैठे हो, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बैठते हैं, और यहाँ पे एक पूरी टीम बैठी होती है जिनके द्वारा सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो की जा रही होती है। तो ये पर्टिकुलर टीम जो है वो सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कुछ कॉमन पोस्ट होती हैं, और जो भी इनकी रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पर्टिकुलर सेक्रेटरीट को एक सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसको हेड करते हैं। ये एक परमानेंट ऑफिसर रहते हैं वहाँ पे। और इसके अंदर भी शायद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि क्या इनकी जो टर्म है, टेन्योर है, वो फिक्स रहता है या फिर 5 इयर्स का, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो है वो आई थी। दैट विल बी द रॉन्ग, क्योंकि एक परमानेंट ऑफिसर है, इनका कोई टेन्योर नहीं है, और इनको अपॉइंट किया जाता है दोनों के ही अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ द लीडर्स ऑफ द हाउस। अब ये जो लीडर्स ऑफ द हाउस है, लीडर
ऑफ दी, एक तो लोकसभा होंगे और एक राज्यसभा होंगे हमारे, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लीडर्स ऑफ द हाउस है, ये टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ये लोकसभा के रूल्स या फिर राज्यसभा के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है ये पर्टिकुलर टर्म जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एक रूल्स ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंगली ये पोस्ट जो है वो बनाई गई है, ठीक है। अब ये जो लीडर्स ऑफ लोकसभा है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के हमारे मेंबर है, तो उस केस के अंदर जो लोकसभा के लीडर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उस केस के अंदर पीएम ही जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे कि आप लीडर ऑफ लोकसभा जो है वो बने। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द लीडर ऑफ द राज्यसभा। अगर पीएम राज्यसभा के मेंबर है तो पीएम रहेंगे, और अगर राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो राज्यसभा के अंदर जो भी कोई मिनिस्टर है उनको नॉमिनेट किया जाएगा पीएम के द्वारा एज अ लीडर ऑफ राज्यसभा। दोनों ही जो है वो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, चाहे वो राज्यसभा के लीडर हो चाहे वो लोकसभा के लीडर हो। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा जो भी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का बिजनेस कंडक्ट होता है उसके ऊपर ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है वो बना के रखते हैं। क्या डिबेट्स होनी है क्या नहीं होनी है, वो एज अ होल गवर्नमेंट की तरफ से इन्हीं के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाए। और इनके द्वारा अपने लिए एक डेप्यूटी लीडर भी जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है कि अगर उनको वो एब्सेंट है उस वक्त तो डेप्यूटी लीडर उनकी पोजीशन जो है वो संभाल सके। अब ये जो यूएस है वहाँ पे लीडर ऑफ जो हमारे होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर उनको हम मेजॉरिटी लीडर जो है वो बोलते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है उनके लीडर को मेजॉरिटी लीडर जो है वो बोला जाता है यूएस के अंदर। देन नेक्स्ट क्या आता है एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हमारे इंडिया के अंदर भी ये जो है फॉलो किया जाता है। और ऑपोजिशन पार्टी जो है वो उसको माना जाता है जिसकी सीट्स जो हैं इट इज़ नॉट लेस देन 1/10, यानी कि आपकी सीट्स जो है वो 1/10 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है कि एग्जैक्टली ऑपोजिशन पार्टी जो है वो किसको माना जाएगा, वो उसको माना जाएगा जिसकी सीट्स जो हैं वो 550 का अगर हम 1/10 करें दैट इज़ दी 55। तो अगर 55 से ज़्यादा सीट्स होंगी तो उस पर्टिकुलर पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी जो है वो माना जाता है। अब इस पर्टिकुलर ऑपोजिशन पार्टी का जो भी लीडर होगा उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो बना दिया जाता है। और इन पर्टिकुलर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फंक्शन है कि जो भी अदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करे, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म कर सके इन टाइम ऑफ दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। और फर्स्ट टाइम ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस है ये हमारा 1969 में अराइज हुआ। इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी जो है वो प्रोवाइड किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स क्रैप के लिए। 1977 में इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया लॉ के थ्रू। और जो भी सैलरी और अलाउंसेस हैं जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के ही इक्वल जो है वो रहते हैं, यानी कि जो भी एक मिनिस्टर को प्रोवाइड किया जाएगा वो इन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा। और इन पर्टिकुलरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हम यूएस के अंदर माइनॉरिटी लीडर जो है वो बोलते हैं। तो लीडर ऑफ हाउस को यूएस के अंदर मेजॉरिटी लीडर बोला जाता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को यूएस के अंदर माइनॉरिटी लीडर जो है वो बोला जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा शैडो कैबिनेट। ये शैडो कैबिनेट जो है वो हम यूएस के अंदर जो है वो फॉलो करते हैं, और सॉरी यूएस नहीं ब्रिटेन के अंदर जो है हम फॉलो करते हैं। और ये पर्टिकुलरली जो शैडो कैबिनेट है ये हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि कैबिनेट की परछाई है, जो एक्चुअल कैबिनेट है उसकी एक परछाई है, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू जो है वो बनाया जाता है और ये एक एज अ ऑल्टरनेट कैबिनेट की तरह काम करता है। इनका जो भी लीडर होगा वो ऑल्टरनेटिव पीएम की पोजीशन जो है वो संभालेगा। ब्रिटेन के अंदर है ये, इंडिया के अंदर नहीं है। और इनको मिनिस्टर को स्टेटस दिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है वो पे किया जाता है। ये जो भी इसके मेंबर्स होते हैं शेडो कैबिनेट के, वो उन मेंबर्स को प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से अपनी मेजॉरिटी लूज़ आउट कर दे, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करके एक फ्यूचर ऑफिस जो है वो संभाल सके, उसके लिए उनको प्रिपेयर जो है वो किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा विप। विप अगर हम देखें तो विप क्या होता है? विप होता है कि गवर्नमेंट का जो भी लीडर था उसके द्वारा, रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट का जो भी लीडर था उनके द्वारा एक डायरेक्शन जो है वो सभी मिनिस्टर्स को या एमपीज़ को जो है वो दे दी गई है उनके पार्टी की, कि आपको ये पर्टिकुलरली डिसीज़न जो है वो फॉलो करना होगा।
ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली विप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है। और दोनों रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अपनी अपनी विप जो है वो ला सकती है कि आपको हमारे इस पर्टिकुलर डिसीज़न में हमें साथ देना होगा, या फिर आपको इस पर्टिकुलर डिसीज़न के अगेंस्ट जो है वो हमारे साथ खड़ा रहना होगा। तो ये पार्टी विप जो है वो इसीलिए होती है ताकि सभी का जो भी मेजॉरिटी वोट है एक पर्टिकुलर लॉ के लिए हो सके। ठीक है। अब इसके अंदर एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो देख सके कि सभी लोग जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं वो इस व्हिप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फ्लोर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी पार्टी मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस जो है ये लार्ज नंबर में जो है वो देख सके कि सभी लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा है कि अपने जो भी लॉ है उसके लिए सपोर्ट, और जो अदर पार्टी है उसके अगेंस्ट जो है ये खड़े रह सके। और इसके द्वारा जो भी पार्टी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट और मॉनिटर भी जो है ये पर्टिकुलर फ्लोर लीडर जो है वो करता है कि क्या वो पार्टी वेब को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इनके अगेंस्ट एक्शन भी जो है वो पार्टी के जो लीडर हैं वो ले लेते हैं ताकि अ, सभी लोग उन्हीं के ही जो डिसीजंस हैं उनको फॉलो करें। और एक्शंस में अगर हम देखें तो दीज आर सम अनऑफिशियल एक्शंस टेकन बाय देम कि उनको बोल दिया कि आप कैबिनेट मिनिस्टर से जो है वो आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो ये सब अनऑफिशियल एक्शंस होते हैं जो कि वो दिखाते हैं कि इनके द्वारा एक्शन जो है वो लिया गया है उनके अगेंस्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट सेशन। पार्लियामेंट सेशन की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो ये मेंशन है कि जो मैक्सिमम गैप है इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका इम्प्लाइड मीनिंग है कि एक साल में एटलीस्ट 2 सेशन जो है वो होने ही चाहिए। तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और ये जो 3 सेशंस होते हैं हमारे, या फिर इवनिंग और मॉर्निंग की सिटिंग्स होती हैं, ये कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया। तो 3 सेशंस जो हैं वो होते हैं। एक बजट सेशन होता है हमारा फरवरी टू मई में, एक मानसून सेशन होता है जुलाई टू सितंबर में, एक विंटर सेशन होता है हमारा नवंबर टू दिसंबर के अंदर। ये तीनों ही सेशन जो है वो हमारे मेंशन नहीं करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यही हमारी प्रीलिम्स की क्राफ्टी स्टेटमेंट जो है वो आती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी अ 3 पार्लियामेंट सेशन दैट इज़ बजट, मानसून एंड विंटर। दैट स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कन्वेंशन बेस्ड 2 सिटिंग्स जो है वो की जाती है। एक मॉर्निंग में होती है 11 to 1 और एक इवनिंग में होती है हमारी 2 to 6। ठीक है। देन ये जो पार्लियामेंट सेशन है उसको सम्मॉन कौन करता है, यानी कि उसको बुलावा कौन देता है कि आज से आपको सेशन जो है वो स्टार्ट करना है। दैट सम्मॉन इज़ गिवन बाय द प्रेसिडेंट। और दोनों हाउसेस को सम्मॉन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। जो पर्टिकुलरली सेशन होता है हमारा पार्लियामेंट सेशन, उस पर्टिकुलर सेशन जो है वो क्या होता है, वो होती है हमारी पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सेकंड टिल द प्रोरोगेशन। ठीक है। यहाँ हमारी फर्स्ट सेकंड जो है वो हुई, आज से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 10 दिन बाद जो है ये एंड हो गया। ठीक है। एंड के केस में ये प्रोरोग भी हो सकता है और या फिर डिज़ोल्व भी जो है वो हो सकता है। ठीक है। अभी ये हम देखते हैं कि ये क्या होता है। इसके बीच का जो टाइम है ये जिसमें ये कंडक्ट हो रहा है उसको हम पार्लियामेंट सेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है। प्रोरोग कब होगा कि मतलब जब एग्जॉन साइनलाइन हो गया था। एग्जॉन साइनलाइन का मतलब है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा इनडेफिनेटली जो पार्लियामेंट सेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि बिजनेस कंडक्ट जो है वो उसको पूरा हो गया था। तो एग्जॉन साइनलाइन जो है वो तब हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो उसको प्रोरोग कर देता है, यानी कि उसको परमानेंटली कह देता है कि हाँ ठीक है, हमारा सेशन जो है वो एंड हो गया है। डिसोल्यूशन का क्या होता है, डिसोल्यूशन जो है वो हमारा 5 साल के बाद होता है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया और कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी रूल नहीं कर पा रही है तो उस केस के अंदर भी डिसॉल्व जो है वो हो जाता है। और ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो लास्ट अप्रूवल जो है वो इसका होता है। ठीक है। तो ये हमारा पार्लियामेंट सेशन था। अब ये जो यहाँ पे से एंड हुआ
टिल द फर्स्ट मीटिंग, जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं आएगी, जब तक यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम रिसेस जो है वो बोलते हैं। दैट इज़ द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड द रीअसेंबली। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ द एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइनलाइन। इसके अलावा एक एडजॉर्नमेंट मोशन भी होता है, वो हमारा अलग होता है, और ये एडजॉर्नमेंट अलग है और ये एडजॉर्नमेंट साइनलाइन अलग है। तो सबसे पहले अगर हम एडजॉर्नमेंट की बात करें तो एडजॉर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जो है वो हम सेटिंग को सस्पेंड कर देते हैं कि एक हफ्ते तक हमारा जो सेशन है वो नहीं होगा। लाइक अगर हम बजट के केस में देखें तो बजट जो है उसका सेशन एक महीने के लिए एडजॉर्न जो है वो कर दिया जाता है कमेटीज़ के रिव्यू के लिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर एडजॉर्नमेंट होता है कि एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए हम उसका एडजॉर्न जो है वो कर रहे हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर। ठीक है, अब इस एडजॉर्नमेंट की वजह से कोई भी बिल अगर उस एडजॉर्नमेंट से पहले इंट्रोड्यूस किया गया है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर हम देख रहे हैं कि बजट का बिल लेके आ रहे हैं उसके बाद हम एडजॉर्नमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई बजट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो नहीं होता। तो दैट इज़ कि वो बिल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं लेके आएगा और ना ही ये सेशन को जो है वो टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने का काम जो है वो हमारा प्रेसिडेंट का होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट आता है एडजॉर्नमेंट साइनलाइन। एडजॉर्न साइनलाइन अगर हम देखें तो ये भी सेटिंग को जो है वो हमारा टर्मिनेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता है। ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको जो है वो सेटिंग को टर्मिनेट करते हैं। इसके अंदर ये मेंशन नहीं किया जाता कि कब रीअसेंबली होगी, और इस केस के अंदर वो कभी भी हाउस को जो है वो बुला सकते हैं। और इवन एडजॉर्नमेंट के केस में भी अगर एक महीने से पहले ही जो है वो काम ख़त्म हो गया है तो वो एक महीने से पहले भी उसको जो है वो कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड जो है वो होगा। ठीक है, अब ये एडजॉर्न साइनलाइन जो है वो तब होता है जब बिजनेस ऑफ सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो भी उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना था वो सब पूरा हो गया है और उनके द्वारा उसको कह दिया जाता है कि अब हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और एट द एंड जो प्रोरोगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है सेशन की, वो हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो की जाती है। तो अगर पर्टिकुलरली सिटिंग की टर्मिनेशन हो रही है, सिटिंग की टर्मिनेशन का मतलब है कि हाउस जो है वो तब सेशन के अंदर था और विदाउट एडजॉर्न साइनलाइन प्रेसिडेंट के द्वारा सिटिंग को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उसको हम प्रोरोगेशन जो है वो बोलते हैं। और वहीं अगर हम सेशन के टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो वो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एडजॉर्न साइनलाइन कर दिया गया है और उसके बाद पूरा रिसेस पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट नेक्स्ट के बोलता है कि प्रोरोगेशन जो है वो हमारा हो गया है पार्लियामेंट के सेशन का। अब जब प्रोरोगेशन हो जाता है तो ब्रिटेन के अंदर सारे बिल्स जो है वो एंड हो जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रोरोगेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे बिल जो है वो एंड हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या जो है वो एंड होता है या क्या नहीं होता है, इसके अंदर ये लिखा है कि जो भी बिल पेंडिंग है बिफोर दी हाउस उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं होता है प्रोरोगेशन का। ठीक है, तो रूल नंबर 336 ऑफ दी लोकसभा जो है वो बोलता है कि अगर कोई भी मोशन है, रेजोल्यूशन है या अमेंडमेंट है और वो लाए जा चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पेंडिंग है, तो वो प्रोरोगेशन के टाइम पे जो है वो लैप्स नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लैप्स करेगा उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ नोटिस जो हैं वो लैप्स करेंगे विच आर अदर देन द बिल इंट्रोडक्शन। तो नॉर्मल कोई भी नोटिस लाया गया है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो प्रोरोगेशन के टाइम पे एंड करेगा, लेकिन कोई भी मोशन, रेजोल्यूशन, अमेंडमेंट है वो प्रोरोगेशन के टाइम पे लैप्स नहीं करेगा। तो ये भी एक प्राप्ति स्टेटमेंट है जो कि प्रेजेंट्स के अंदर ईजिली लाई जा सकती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन का मतलब हमने पहले भी देखा था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है या फिर 5 साल पूरे हो जाते हैं, उस केस के अंदर डिसोल्यूशन जो है वो होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। ये भी लास्ट प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट जो है वो बन चुकी हैं कई बारी
और इसके द्वारा जो भी एग्जिस्टिंग हाउस है उसकी लाइफ एंड हो जाती है। 2 वेज़ में ये रिज़ोल्यूशन जो है वो हो सकता है, एक ऑटोमेटिक या फिर एक प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसके अंदर उनको लग रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी नहीं है, उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो उनको डिज़ोल्व कर देते हैं और ये डिज़ोल्यूशन जो है वो इर्रेवोकेबल है, यानी कि उसको वापस से उस डिसीज़न को वापस नहीं लिया जा सकता है। अब इस केस के अंदर क्या क्या जो है वो हमारा बिल्स वगैरह जो है वो लैप्स करेंगे या नहीं करेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर कोई भी कमेटी के पास कोई भी बिल्स, मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस या पिटिशन है, किसी भी कमेटी के पास पेंडिंग है, तो वो सभी जो है वो लैप्स कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी बिल कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के पास है तो वो लैप्स जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ और बिल्स की बात कर लेते हैं कि एक बिल जो है वो लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, चाहे वो किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया हो, वो बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा डिसोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कि अगर एक लोकसभा के द्वारा कोई बिल को पास किया जा चुका है और वो फिर राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया और यहाँ पे पेंडिंग था, इनके द्वारा पास किया जा चुका है और इनके पास ये है, और अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है तो अब ये इस पर्टिकुलर जो लोकसभा के द्वारा बिल भेजा गया था उसको कंसिडर नहीं करेंगे और वो लैप्स जो है वो हो जाएगा। तो अगर कोई भी बिल पेंडिंग था लोकसभा के अंदर वो लैप्स कर जाएगा, और अगर कोई भी बिल पेंडिंग है राज्यसभा के अंदर और पास किया गया था लोकसभा के द्वारा, वो भी जो है वो हमारा लैप्स हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी बहुत बारी पूछी जाती है, तो इसको भी हमें याद रखना है। अब कौन सा बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा, तो सबसे पहले आता है हमारा कि ऐसा बिल है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया जा चुका है और प्रेसिडेंट की सिर्फ और सिर्फ असाइन बाकी है, तो वो लैप्स नहीं करेगा। इसके अलावा राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है, लोकसभा के अंदर अभी गया ही नहीं है, वो भी लैप्स नहीं करेगा। और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर बिल को नोटिफाई कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो जॉइंट सेटिंग जो है वो उसके अंदर कराई जाएगी, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। और दोनों के द्वारा पास किया जा चुका था और प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिकन्सिडरेशन के लिए बोला गया है, तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस के अंदर ये लैप्स करेगा, जब वो राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है और लोकसभा के द्वारा पास किया जा चुका है, और लोकसभा के अंदर पेंडिंग है तो तब ये लैप्स जो है वो करेगा। और अगर कोई भी बिल कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस के पास है तो वो लैप्स नहीं करेगा, तो ये हमें याद रखना है। द नेक्स्ट आता है क्योरम। क्योरम की अगर हम बात करें तो क्योरम है कि इतने पर्सन जो है वो होने ही चाहिए लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, ताकि मीटिंग जो है वो प्रोसीड कराई जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर ही मेंशन किया गया है कि 1/10 मेंबर्स जो है वो होने ही चाहिए ताकि मीटिंग जो है वो की जा सके। तो लोकसभा के अकॉर्डिंगली 55 हो गए और राज्यसभा के अकॉर्डिंगली 25 हो गए। और अगर इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए एडजॉर्न कर सकता है कि कुछ टाइम बाद आना, जब सभी लोग मेंबर्स जो है वो आ जाए, या फिर उसको सस्पेंड कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है वोटिंग इन दी हाउस। वोटिंग इन दी हाउस अगर हम देखें तो कोई भी अगर बिल या फिर लॉ वगैरह लाना है तो वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के मेजॉरिटी वोट के थ्रू ही जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। अगर कोई भी नॉर्मल लॉ है तो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो उसको डिसाइड किया जा सकता है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उसका इसके अंदर वोट नहीं होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट होता है। जब भी कोई टाई होता है तो उस केस के अंदर कास्टिंग वोट जो है वो उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कुछ मैटर्स जो है वो हमारे स्पेशल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी के भी होते हैं। लाइक स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर हमारा कोई प्रेसिडेंट इम्पीच होने हो या फिर कोई अमेंडमेंट लानी हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर हमारी स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो लगती है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी भी हमने देखी है कि वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के अंदर हमारी जो है रिमूवल के अंदर हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है वो यूज़ होती है। तो तीनों ही मेजॉरिटीज़ का यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर। अब इस पर्टिकुलर वोटिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, तो स्पीकर जो है वो एक क्वेश्चन पुट करता है कि क्या आप इस पर्टिकुलर बिल से खुश हैं, और इनवाइट करता है अ येस एंड अ नो। ठीक है, तो इसके थ्रू जो भी आवाज़ होती है उसके थ्रू उनको पता लग जाता है कि हाँ इतने लोग जो है वो इसके सपोर्ट में और इतने लोग उसके सपोर्ट में नहीं हैं। ठीक है, अगर स्पीकर जो भी मैटर डिसीजन लेना है, अगर उस पर्टिकुलर मैटर को चैलेंज किया जाता है
तो स्पीकर क्या करते हैं, जो भी लॉबी होती है उसको बोलते हैं कि यहाँ पे क्लियर करो इसको, और 3 मिनट 30 सेकेंड के बाद फिर से क्वेश्चन को पुट करते हैं और उस आंसर के अकॉर्डिंगली अपने डिसीज़न को जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अगर फिर से उसको चैलेंज किया जाता है उस वोट को, तो वोट जो है वो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ की पिच के बेसिस पे जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि मेजॉरिटी वोट है या नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि हम स्लिप्स भी जो है वो लिखवा सकते हैं कि येस और नो। और तीसरा है मेंबर गो टू लॉबी। लॉबी हमने बोला था कि यहाँ पे लॉबी क्लियर करा दो, कि ये एरिया जो है वो क्लियर करा दो, यहाँ पे जो भी सपोर्ट में होंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, देखने में लगेगा कि भाई ज़्यादा लोग हैं तो उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरली जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको पर्टिकुलर डिसीज़न को चैलेंज कर रही है, तो स्पीकर जो है वो मेंबर को बोल सकते हैं कि आप खड़े होकर अपना डिसीज़न जो है वो बताइए, और फिर जब वो खड़े हो जाएंगे तो उनको काउंट जो है वो किया जाएगा। काउंट करके ये पता लगाया जाएगा कि मेजॉरिटी वोट है या नहीं है। यहाँ पे वोटर का नाम जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही रैंडम सा प्रोसीजर है, बहुत ही ज़्यादा रैंडम। एक पर्टिकुलर बिल को असेंग नहीं, मतलब उसका डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करी गई है कि पार्लियामेंट के अंदर हम इंग्लिश और हिंदी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसको हमने एक्सटेंड जो है वो किया था 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के थ्रू। ठीक है। अब जो भी हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा अलाउ किया जा सकता है कि मेंबर्स को कि आप अपनी मदर टंग जो है वो यूज़ कर सकते हो, और अगर वो मदर टंग यूज़ करेंगे तो क्योंकि सभी लोगों को वो नहीं आती होगी, तो उसके लिए वहाँ पे अरेंजमेंट्स कराए गए हैं। उनको जो माइक्रोफोन्स है वो कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ट्रांसलेशन जो है वो अपने हैंड टू हैंड जो है वो सुन सकें। द नेक्स्ट क्या आता है कि जो भी मिनिस्टर है या अटॉर्नी जनरल है हमारे पर्टिकुलरली हाउस के अंदर, उनके क्या राइट्स होते हैं। तो इन्हीं के राइट्स क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दो ऐसी पोजीशंस हैं जो कि विदाउट इलेक्शन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल तो रहते ही हैं, मिनिस्टर हमारे 6 महीने के लिए विदाउट इलेक्शन जो है वो उसके अंदर वहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं। उनको बोलने का भी राइट दिया गया है दोनों को ही। वो किसी भी ईदर हाउस में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं, जॉइंट सेटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और किसी भी कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके भी वो मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी राइट टू वोट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा उनको, और ये सभी चीज़ें जो है इनके राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये इसीलिए प्रोवाइड करे गए हैं कि अगर वो मेंबर नहीं हैं किसी भी उसके, तो 6 महीने तक ये पर्टिकुलर राइट्स जो है उनको प्रोवाइड किए गए हैं। द नेक्स्ट क्या आता है, लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या है कि यहाँ पे हमारा इलेक्शन जो है वो हो गया है। ठीक है। न्यू इलेक्शन जो है वो हो गया है, और इसी टाइम पे अभी तक ये जो है वो ऑफिस में नहीं आए हैं, और उससे पहले एक मीटिंग जो है वो कराई गई है जिसके अंदर जो मेंबर्स अब री इलेक्ट नहीं हुए हैं न्यू सेशन के अंदर, उनको एज अ लेम डक जो है वो बोला जाता है कि भाई आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों का कि आपको रीअपॉइंट किया जा सके, री इलेक्ट किया जा सके। तो ये एग्जिस्टिंग लोकसभा का, जो कि अभी पुरानी वाली लोकसभा थी, उसी का ही लास्ट सेशन है, और उस पर्टिकुलर लोकसभा के मेंबर्स को एज अ लेम डक बोला जा रहा है जो कि री इलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड द एडजॉर्नमेंट मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए लाया जाता है, कि उस मिनिस्टर को वो बोलता है कि आपको ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मैटर को जो है वो अभी से ओवरसी करना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा के लिए लाया जाता है। वहीं अगर हम एडजॉर्निंग मोशन देखें तो ये पार्लियामेंट ऐसा होल के लिए लाया जाता है कि सभी को देखना है कि एक इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये एडजॉर्निंग मोशन जो है वो तभी लाया जाता है जब 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट करके लाते हैं कि भाई इसके ऊपर बात करनी है हमें, और इसके लिए जो टाइमिंग है वो 2 आवर 30 मिनट जो है वो दी जाती है। ये जो एडजॉर्निंग मोशन है ये राज्यसभा के अंदर नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जाता है, और इसके द्वारा ये जो है वो अगेंस्ट कमेंट सेंसर भी जो है वो कर सकते हैं कि
गवर्नमेंट अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, उनको लग रहा है कि इनके अगेंस्ट हमें बोलना चाहिए, तो दैट इज़ द सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अब हम जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो।